वेलकम टू कैरियर फैक्ट्स। आज की हम सेशन में एक न्यू वैकेंसी की बात करेंगे जो कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज की गई है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज की गई है वैकेंसी, जिसके पोस्ट के नेम है रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है और इसके लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस सेक्शन में पहुंच जाएंगे। इस सेक्शन में पहुंचने के बाद आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन डिवीजन है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे सेक्शन दिया है एंड साइड कॉर्नर कैंडिडेट कॉर्नर में नोटिस के लिए यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन दे दिया गया है ताकि आप इस पे क्लिक करके आप अपने नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सके। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और पहुंच जाते हैं नोटिफिकेशन के पास। तो आप देख पा रहे हैं हम नोटिफिकेशन पे पहुंच चुके हैं और इसके आरंभ की तिथि ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 16 जुलाई होगी एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 अगस्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये इन दोनों डेट के बीच में ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिएगा और यहाँ पे वेतन मान बताया गया है जो कि पे लेवल 6 का रहेगा एंड इससे 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। ये वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रहेंगे और रिक्तियों की संख्या 16 है, मतलब पूरे वैकेंसी के फॉर्म नंबर्स पोस्ट नंबर 16 ही है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को डालना है यहाँ पे बताया गया है और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही फॉर्म मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक इंसान दो फॉर्म भर रहे हैं, दैट कैन मेक इशू। अब आगे बढ़ते हैं, आवेदन के लिए पात्रता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय नागरिक होना पहला नंबर, भारतीय नागरिक होना एंड पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, मतलब तीनों प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। और यहाँ पे योग्यता शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, दिनांक 01/08/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष से स्नातक डिग्री धारण होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएटेड होनी चाहिए। इन सारे फील्ड्स में से किसी एक फील्ड में ग्रेजुएटेड होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उम्र सीमा की गणना, यहाँ पे उम्र सीमा के लिए भी क्रूशियल डेट बताया गया है कि 01 मतलब 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही इसकी गणना की जाएगी और गणना यहाँ पे बताया गया है उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष समान पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी एज। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए एंड महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी। तो यहाँ पे बता दिया गया है कितनी उम्र के बीच में हम सामान्य कोटि के पुरुष और महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुष और महिलाएं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम उम्र रहेगी 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष। और बिहार के राज्य के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो अभी बिहार राज्य में अन्य सरकारी पोस्ट में सेवा कर रहे हैं उनको अधिकतम मान के लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र से। तो ये हो गया। और जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है, मतलब कि रेगुलर वर्क में 3 साल उन्होंने कर लिया है पूरा, उसके बाद ही वो 5 साल का लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष
मतलब कि जो असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी और प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। एंड देन उम्मीदवार की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में की जन्मतिथि के आधार पर ही की जाएगी। मतलब आपके मैट्रिक या समकक्ष के परीक्षा जो है उसके सर्टिफिकेट के जन्मतिथि आधार पर ही आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और यहाँ पे शारीरिक समर्थता और परीक्षण के मापदंड भी दिए गए हैं, जो कि है ऊंचाई एवं सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब इससे कोई मार्क्स तो आपको नहीं मिलेगा, मगर अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। तो पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है ऊंचाई। अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 163 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर। अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्गों की महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर न्यूनतम उनकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर भी चलेगा। अब आते हैं हम सीना, जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए उनकी छाती का मेजरमेंट होना चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम एंड फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। मतलब 5 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे बता दिया गया है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो। और महिलाओं के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है, सीना की कोई भी माप नहीं की जाएगी। और यहाँ पे थर्ड जेंडर के बारे में बात किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड अथवा शारीरिक समर्थता परीक्षा का मानदंड पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। तो मतलब थर्ड जेंडर्स को पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा और उनपे उसी तरह के रूल्स लगेंगे जो कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लगा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी? व्हाट विल बी द इश्यू ऑफ योर पोस्ट? लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एंड शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो यह 3 स्टेजेस बताए गए हैं एंड यू हैव टू फिल इट, देन यू कैन गो। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। तो यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या क्या मापदंड रहेंगे, किस तरह का सिलेबस रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे, आइए जानते हैं। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन की संवीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर्स होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है जिनका एप्लीकेशन सही पाया जाएगा उन्हीं के लिए उन्हीं लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा एंड देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ रिटन एग्जाम। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या रहेगा? पहला पेपर में 50 एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और इसमें सिलेबस रहेगा सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 मार्क्स का होगा अथवा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट पेपर में उन्होंने 100 मार्क्स में 30 मार्क्स मिनिमम नहीं लाए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक सही के लिए एंड प्रत्येक गलत उत्तर के लिए हाफ मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे 0.2 मार्क्स रिड्यूस किए जाएंगे। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर ये मेरिट लिस्ट में नहीं
इंक्लूड किया जाएगा, इसका अंक, इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा आप बस क्वालिफाई कर सकते हैं, बस क्वालिफाई हो सकते हैं। दूसरा नंबर जो पेपर रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें क्या होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जीके जीएस का रहेगा, का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं सामुदायिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे 100 एमसीक्यूज रहेंगे इन सारे टॉपिक से, जिसको मैंने अभी जस्ट कहा था। इसके कुल मार्क्स रहेंगे 300 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 300 मार्क्स के टोटल मिलेंगे आपको इससे, मतलब 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा एंड 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और एक सही उत्तर करने पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे एंड प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 मार्क्स आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा एवं उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में और अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप में से कम किया जा सकेगा। तो यहाँ पे सही बताया गया है कि 6 गुना, मतलब जितने भी पेपर्स रहेंगे और उनको क्वालिफाई करेंगे एप्लीकेशन के आधार पर, उनमें से अगर आप कहीं पर भी एब्सेंट होते हैं तो वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से कम किया जा सकता है उपयुक्त रिक्तियों को। और साक्षात्कार में क्या होगा, साक्षात्कार में होगा और उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तिगत एवं वर्गों के क्षेत्र पदाधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी, मतलब किस पोस्ट पर आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसके लिए आपको यहाँ पर आपकी योग्यता जांच की जाएगी एंड इसके लिए आपका मार्क्स भी मिलेगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा भी जाएगा। तो ये रिटन एग्जाम के मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ये मार्क्स जो आप गिन करेंगे साक्षात्कार में, और दोनों के योग के आधार पर ही आपकी अंतिम मेधा सूची, अंतिम मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनके तैयार होगी, जिसके आधार पर आपका पोस्ट डिफाइन होगा। शारीरिक समर्थता परीक्षा, तो यहाँ पे साक्षात्कार मौखिक परीक्षण के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए, तो जो कि जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा, मौखिक परीक्षा होगी, ओरल एग्जाम होगा, उसी दिन आमंत्रित जो उम्मीदवार रहेंगे उनका बिहार गणों के क्षेत्र के पदाधिकारी संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली रहेगी यहाँ पे, और उसके बाद ही उनकी शारीरिक दक्षता का भी परीक्षण किया जाएगा। और अगर इसमें कोई भी असफल होता है तो उसे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्त हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। मतलब जो शारीरिक समर्थता परीक्षण में रिजेक्ट हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उनका जो भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या साक्षात्कार में जो भी मार्क्स मिले हैं उन्हें नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे शारीरिक मापदंड बता दिए गए हैं निम्नवत। तो यहाँ पे बताया गया 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए सभी समय सीमा होनी चाहिए 4 घंटे 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। एंड सिमिलरली फॉर महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा होगी 4 घंटे, और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। मतलब पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर एंड महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए 4 घंटे दिए जाएंगे। चिकित्सीय परीक्षण, और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, जिसके लिए आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाएगा। सफल एवं चयनित उम्मीदवारों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक है। उन्हें ऐसे शारीरिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए जिसके कारण सेवा काल में उन्हें अपने कर्तव्य एवं दायित्व की दक्षता
पूर्वक निर्वहन में किसी तरह की बाधा हो। तो आप किसी प्रकार के मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए एंड फिजिकली डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ताकि आप अपने पोस्ट को और अपने ड्यूटीज को अच्छे से निभा सकें। और इसके लिए आपकी जांच भी की जाएगी। नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्ति की अनुशंसा नहीं की जाएगी एंड जिसका एक आंख ठीक नहीं है उनको उनको वो पोस्ट नहीं दिया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। तो यहाँ पे मेधा सूची मेरिट लिस्ट और नियुक्ति की अनुशंसा मतलब मेरिट लिस्ट का एप्लीकेबिलिटी बताया गया है यहाँ पे, किस किस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और किस किस आधार पर आप अपने पोस्ट को प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं रिक्ति। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। आरक्षित, अनारक्षित और अन्य कैटेगरीज के हिसाब से पोस्ट का डिवीजन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे सामान्य जो जनरल वर्ग के लोग हैं उन्हें 6 पोस्ट मिलेंगे, पुरुष कुल 6 पोस्ट मिलेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के हिसाब से 2 पोस्ट रिजर्व रहेंगे महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे कुल टोटल पोस्ट 16 है। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता, पोती, नाती, नतिनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या में से रहेगी, जो कि 1 पोस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पे अब आरक्षण का भी कुछ कोटा बताया गया है, जो महिलाओं के लिए प्रावधान है। यहाँ पे आरक्षण मिलेंगे और ये बिहार के ही लोगों के लिए मिलेंगे। बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता, पोती, नाती, नतनी के लिए मिलेंगे। और बिहार में जो निवास करते हैं थर्ड जेंडर उनको और अन्य लोगों को, बिहार के ही लोगों को लाभ होगा। तो यहाँ कट ऑफ तिथि बता दिया गया है। आप डेट के हिसाब से एकदम प्रिपेयर हो जाइएगा और अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। नियुक्ति प्राधिकार। तो यहाँ पे नियुक्ति कहाँ कहाँ होगी, कैसे अप्लाई करना है, इन सारे चीजों को बताया गया है। और यहाँ पे फी भी बता दिया गया है कि 100 रुपये लगेंगे सभी वर्ग कोटि की पुरुष और महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए। ओनली 100 रुपीज आपका किया जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन पे कीजिएगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। क्रेडिट, रुपए, डेबिट कार्ड इनसे भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे BPSSC से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस पर एडवर्टाइजमेंट को प्राप्त कीजिएगा एंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका फुल डिस्क्रिप्शन, देन आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या करना है आपको एग्जाम में, क्या नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। इसी के साथ हमारा ये पूरा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको पूरी तरह से ये पूरा एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की डाउट नहीं हुई होगी। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा जरूर, अगर आपका क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के आधार पर मैच करता है तब। और इस हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।